हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एस्पायरेंट्स गुरु में। और चलिए, आज हम जैसा कि आज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, काइनेमैटिक्स आज हम अपने लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बस अब स्टार्ट करते हैं। सो काइनेमैटिक्स का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पहले। देखिए, इंट्रोडक्शन में क्या होता है, सबसे पहले आते हैं मैकेनिक्स पर। मैकेनिक्स, काइनेमैटिक्स किससे बनी है? मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स का एक पार्ट है काइनेमैटिक्स। मैकेनिक्स का एक पार्ट है काइनेमैटिक्स। और मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन। मैकेनिक्स क्या है? जिस एक ब्रांच है फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मोशन के बारे में। ठीक है। और इसकी जो है 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? स्टैटिक्स। सेकंड क्या है? काइनेमैटिक्स। और थर्ड क्या है? डायनामिक्स। सो फर्स्ट में क्या है? स्टडी ऑफ कंडीशन इन विच एन ऑब्जेक्ट नॉट मूव और इन रेस्ट। स्टैटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता या फिर रेस्ट में रहता है। स्टैटिक्स में हम इस चीज को पढ़ते हैं। ये क्या है? मैकेनिक्स की एक ब्रांच है। और जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सी ब्रांच है? काइनेमैटिक्स। अब इसके बारे में जान लेते हैं। काइनेमैटिक्स के बारे में क्या होता है? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसीडरिंग इट्स कोज और रीजन ऑफ इट्स मोशन। या फिर स्टडी ऑफ रिलेशंस बिटवीन वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस, एक्सीलरेशन और डायरेक्शन ओनली। ठीक है। काइनेमेटिक्स का क्या मतलब हुआ कि हम मोशन के जो ऑब्जेक्ट्स का जो मोशन होता है उसको हम पढ़ते तो हैं, लेकिन उसके बारे में हम मोशन तो पढ़ लेंगे, लेकिन उसके जो पीछे का रीजन है, जो उसके पीछे का होने का रीजन है, उसके बारे में ज्यादा हम कंसीडर नहीं करते। ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है? डायनामिक्स। डायनामिक्स में हम क्या करते हैं? जो इसके पीछे का रीजन है उसको हम फोकस करेंगे। स्टडी ऑफ कोज ऑफ मोशन, इट्स स्टार्टिंग, स्टॉपिंग एंड कोज ऑफ डायरेक्शन। जैसे कि कोई बॉडी मोशन में है तो उसके पीछे के जो रीजन रहे, क्या क्या रीजन रहे? मोशन होने का रीजन, उसके स्टार्टिंग स्टॉप होने का रीजन क्या रहा, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। किसके अंदर पढ़ेंगे हम डायनामिक्स में। और काइनेमेटिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ उसके मोशन के बारे में, विदाउट कंसीडरिंग इट्स कोज ऑफ रीजन। ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन दो हमारे टॉपिक है यहाँ पर, रेस्ट और मोशन। अब जैसा कि आपको पता है रेस्ट क्या होता है? इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन एज टाइम passes with respect to frame of reference, it is said to be at rest। क्या कहा गया है कि कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी, जैसे जैसे टाइम पास होता रहेगा वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है। इसके साथ में एक और चीज कही गई है कि विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। ठीक है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में हम आगे बताएंगे। मोशन के बारे में पढ़ते हैं। मोशन क्या है कि इफ ए बॉडी change its position as time passes with respect to frame of reference, it is said to be in motion। ठीक है। अगर एक बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, ठीक है, टाइम जैसे जैसे पास होता रहेगा जो बॉडी है वो अपनी पोजीशन को चेंज करती रहेगी, इसी को हम क्या कहेंगे? मोशन। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स विच डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। यहीं पर हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसी पर हमें समझने की बात एक आती है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ऑब्जर्वर पर डिपेंड करती है। ठीक है। जैसे कि आप अब यहाँ पे समझिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? इट इज ए सिस्टम टू विच ए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स आर अटैच्ड एंड विद रेफरेंस टू विच ऑब्जर्वर डिस्क्राइब्स एन इवेंट। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि एक पर्सन है, वो कहाँ पर खड़ा है? प्लेटफॉर्म पर।
उसके सामने से ट्रेन जा रही है और ये ट्री है इसके साथ में जो है, ठीक है। अब हमने एक रेफरेंस लिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब इसका क्या है, प्लेटफॉर्म। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पर क्या है, इसका प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर ही क्या है, एक पेड़ है, और उसके सामने से क्या जा रही है, एक ट्रेन, ठीक है। अब ट्री इज एट, इसके लिए, अब इस ऑब्जर्वर के लिए ट्री क्या है, क्या आएगा यहाँ पर, रेस्ट, ठीक है। ट्री कैसा है अब इस ऑब्जर्वर के लिए, रेस्ट में है। अब जब हम इस ऑब्जर्वर को, इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल देते हैं, अब इसको ऑब्जर्वर को हम कहाँ पे बैठा दिया है, ट्रेन के अंदर, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, ये कहाँ पर है अभी, ट्रेन के अंदर। तो ट्रेन के अंदर जब कोई पर्सन है और वो बाहर की तरफ देखता है तो उसको क्या दिखता है कि जो पेड़ है ना, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यानी कि अपनी पोजीशन से, अपनी पोजीशन को टाइम के साथ साथ चेंज कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, मोशन। तो जब ट्री है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, इसके लिए, इस ऑब्जर्वर के लिए। तो ये क्या कहता है, ट्री इज इन मोशन, ट्री इज इन मोशन। और यहाँ पर ये जब प्लेटफॉर्म पर खड़ा था तब वो क्या कह रहा था, ट्री इज एट रेस्ट। जब वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा था तो वो क्या कह रहा था, ट्री इज एट रेस्ट। और जब वो ट्रेन से जा रहा है और बाहर की तरफ देख रहा है तो वो क्या कह रहा है कि ट्री इज इन मोशन, ठीक है। तो ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां से कोई पर्सन उस सामने वाली चीज को रेस्ट या मोशन में चेक कर रहा है, वही क्या कहलाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो सकता है अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए। ए पैसेंजर standing on a platform observes that tree on a platform is at rest, but when the same passenger is passing away in a train through station observes that tree is in motion, ठीक है। यही बात जो मैंने अभी बताई। इन बोथ कंडीशंस ऑब्जर्वर इज राइट। देखिए अब ट्री क्या मोशन में था, अगर एक्चुअल में देखे तो क्या ट्री वो मोशन में था, मूव कर रहा था, नहीं कर रहा था, वो तो वहीं पर था अपनी लोकेशन पर। अब इसी कंडीशन में अगर हम देखें तो ऑब्जर्वर क्या है, अपनी जगह पर राइट है, बट ऑब्जर्वेशंस आर डिफरेंट बिकॉज इन फर्स्ट सिचुएशन ऑब्जर्वर स्टैंड्स ऑन प्लेटफॉर्म विच इज रेफरेंस फ्रेम एट रेस्ट। देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस पर था, रेस्ट पर था, क्योंकि जो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये क्या है, रेस्ट पर। प्लेटफॉर्म कोई चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसलिए रेस्ट पर है। लेकिन जहां पर जब इसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने ट्रेन पर ले आए, जब ये ट्रेन के अंदर बैठा था तो ट्रेन क्या कर रही थी, मूव कर रही थी। तो ट्रेन जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो किस तरह का है, मूविंग में। और यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस था वो कैसा था, रेस्ट में। तो इस चीज की जो है कंडीशन चेंज हो गई। सो रेस्ट एंड मोशन आर कैसी टर्म्स है, रिलेटिव टर्म्स। इट डिपेंड्स, ये किस पर डिपेंड करती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ये अब ध्यान रहेगा, रेस्ट एंड मोशन कैसी टर्म्स है, रिलेटिव टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन की कितने टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की, 1D 2D एंड 3D मोशन। तो सबसे पहले 1D मोशन कर लेते हैं। मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन when only one coordinate when only one coordinate of the position of a body change, एक सेकेंड, when only one coordinate of the position of a body change with time then it is said to be वन डायमेंशनल मोशन। अब देखिए इस चीज को देखिए, यहाँ पर जो मैंने बनाया है ये क्या है, वन डायमेंशनल मोशन। ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम स्मॉल हाइट एज फ्री फॉल, या फिर मोशन ऑफ ए ट्रेन अलोंग स्ट्रेट ट्रैक। कोई ट्रेन जब स्ट्रेट ट्रैक पर चलती है तो वो क्या कहलाती है, 1D मोशन में चल रही है, ठीक है। और या फिर कोई बॉडी, या फिर कोई एक गेंद है, एक बॉल है, उसको हमने ऊपर से गिरा दिया तो ये किस तरह से आएगी नीचे, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, ये अपनी पोजीशन को ओनली ओनली इन वन डायमेंशन में रखती है। जब कोई फ्री फॉल बॉडी होती है तो वो किस डायमेंशन में रखेगी, ओनली इन वन डायमेंशन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, ओनली इन वन कोऑर्डिनेट की पोजीशन को चेंज करेगा
इन ग्राफ में, या फिर एक ही डायमेंशन को ही चूज करके वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती, अलग अलग 2 डायमेंशन में नहीं चलेगी, 3 डायमेंशन में नहीं चलेगी। और इस तरीके से ये क्या रहेगी, 1 डायमेंशनल मोशन। और 2D मोशन में क्या होगा, मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए प्लेन इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन when 2 coordinates of the position of a body change with time। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट्स जो है पोजीशन चेंज हो रही है। अब मैंने जैसे इसके लिए अगर मैं ग्राफ बना दूं तो यहाँ पर ये किस तरीके से मूव होगा, इस तरीके से। यहाँ पर मैंने मान लिया x और ये मान लिया मैंने y। ठीक है, तो अब ये जो पोजीशन है इसकी यहाँ पर देखें, इस पॉइंट पर देखें तो ये x डायरेक्शन में भी चला है और y डायरेक्शन में भी चला है। यहाँ पर देखें ये भी x डायरेक्शन में भी चला है और y डायरेक्शन में भी चला है। ये x डायरेक्शन में भी चला है इस पॉइंट पर और y डायरेक्शन में, कैसे, इस तरीके से। ठीक है, इसलिए ये कैसा है, 2 डायमेंशन मोशन। ठीक है, ये कैसा है, 2 डायमेंशन मोशन। और अगर मैं 1D मोशन की बात करूं तो यहाँ पर कैसे हुआ था, x डायरेक्शन और ये y डायरेक्शन, लेकिन जो कोई ऑब्जेक्ट है तो वो सिर्फ इस डायरेक्शन में गया, तो ये सिर्फ ओनली किस डायरेक्शन में गया, x डायरेक्शन में। ठीक है, y डायरेक्शन में तो ये मूव ही नहीं हो रहा, इसलिए ये क्या है, 1D मोशन। और ये वाला क्या है, 2D मोशन। ठीक है, अच्छा 2D मोशन के जो है हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है और सर्कुलर मोशन है। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल मोशन किस तरीके का होगा, मोशन ऑफ ए बॉल आफ्टर हिटिंग फ्रॉम बैट्समैन। देखिए कोई भी जैसे ग्राउंड के अंदर है और बैट्समैन जो है वो बॉल को हिट करता है, बॉल को हिट करने के बाद बॉल किस तरीके से जाएगी, इस तरीके से। ये हिट करने के बाद एक प्रोजेक्टाइल मोशन बना दिया उसने, यहाँ से बैट से हिट किया इस पॉइंट से, और किस तरीके से गई, ऊपर गई पहले और ऊपर गई, और एक टाइम पे जाने के बाद वो फिर नीचे आना स्टार्ट हो गई। ठीक है, और फिर से ग्राउंड पे आके गिर गई। तो ये कौन सा मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, और सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर मोशन हो गया। तो ये किस उसमें है, 2D के अंदर आएगा ये। ठीक है, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन भी किसके अंदर आ रहा है, 2D के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं 3D मोशन पे। 3D मोशन क्या कहता है, मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए स्पेस इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल मोशन। अब देखिए 3D मोशन क्या कह रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट जब तीनों कोऑर्डिनेट्स को चेंज करे, कोई एक ऑब्जेक्ट जब तीनों कोऑर्डिनेट्स में अपनी पोजीशन को चेंज करता है उसको हम क्या कहेंगे, 3D मोशन। व्हेन ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंज विद टाइम देन इट इज सेड टू बी 3 डायमेंशनल मोशन। जैसे पक्षी क्या करते हैं, मोशन ऑफ बर्ड्स, मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एग्जांपल रहेंगे। और जैसे पक्षी है तो वो किस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में उड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे उड़ के और कहीं पे भी आके रुक जाते हैं। तो अगर हम उसको ये देखें कि ये कौन कौन सी डायरेक्शन में गए, एक बार एक्स में, एक बार वाई में, और उनकी एक डायरेक्शन और क्या रहेगी, जेड डायरेक्शन। ठीक है, ये सिर्फ 2 डायमेंशन में नहीं उड़ सकते, 3D में उड़ते हैं भी। तो इस तरीके से हम इसका जो एग्जांपल लेंगे वो कैसे लेंगे, मोशन ऑफ बर्ड्स और मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, ये 3D स्पेस के अंदर होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या होती है, इट इज द एक्चुअल पाथ, इट इज द एक्चुअल पाथ length covered by a moving particle in a given interval of time, in a given interval of time। और displacement क्या होती है, displacement is the change in position vector, a vector joining initial to final position। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। देखिए
मैं कहता हूँ कि दिल्ली से मुझे मुंबई के लिए जाना है, यहाँ पर है दिल्ली और यहाँ पर है मुंबई, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे जो ये एक मैप में शो कर रहा है कि रास्ता मुझे एक ये वाला दिया गया है जो ब्लू लाइन में कवर कर रखा है, दिल्ली से ये दिखा रखा है कोटा, कोटा से फिर जाते हुए सूरत से जाते हुए और ये मुंबई पहुंच गए। ये क्या कर रखा है एक्चुअल में, ये क्या है, एक तरह से डिस्टेंस, ठीक है। ये क्या है, डिस्टेंस। और अगर मैं इस रास्ते से जाऊं तो ये क्या कहलाएगी, डिस्टेंस, इस तरीके से। और अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सीधी रेखा में, बिल्कुल सीधी, ये थोड़ा, हाँ अब ठीक है, ये बिल्कुल सीधी रेखा में अगर मैं इसको मेजर कर लूं तो ये क्या रहेगी, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इससे कम दूरी, तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट की दूरी, सबसे कम डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। और डिस्टेंस भी कहलाई जाएगी, लेकिन अगर वो कवर कर रही है रास्ते को तो, नहीं तो फिर वो क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और अगर हम जैसे एक्चुअल पाथ तो हमारा अब ये है ना, यहाँ से आ रहे हैं इस तरीके से, तो ये क्या है अब इसकी डिस्टेंस। और अगर मैं ये कहूँ कि इसकी डिस्प्लेसमेंट कौन सी है, जो ये रेड लाइन से बनाई है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब मैं ये कहूँ कि दिल्ली से मुंबई जाने के लिए और कौन कौन सा रास्ता मैं यूज कर सकता हूँ, तो मैं कहीं से भी आ सकता हूँ, इस वाले से जाता हूँ, इस वाले से जाता हूँ, और कानपुर से होता हुआ और फिर नागपुर और फिर मुंबई, ये भी रास्ता हमारे पास। एक मैं जाता हूँ कि बीकानेर जाऊं पहले, और बीकानेर से जोधपुर, जोधपुर से अहमदाबाद, और अहमदाबाद से, सॉरी तो समुद्र में चला गया, इसको थोड़ा इस तरफ ले लेते हैं। यहाँ से अहमदाबाद से मैं टर्न करके और नासिक चला जाता हूँ पहले, ठीक है। तो देखो किस तरीके से रास्ता कितनी बार भी चेंज कर सकते हैं। तो अब मैं पहुंच गया मुंबई, ठीक है। तो डिस्टेंस हम कहीं से भी किसी भी तरीके से जा सकते हैं, ये कहलाएगी हमारी डिस्टेंस। मैं गया डायरेक्ट जोधपुर, फिर मैं गया बीकानेर, वापस भी चले जाओ बेशक से, वापस भी जाके, अब पहले जोधपुर गया फिर बीकानेर गया, फिर मैं कहता हूँ नहीं मैं तो बरेली जाऊंगा, बरेली जाके और फिर बरेली जाने के बाद मैं कहता हूँ झांसी जाऊंगा, झांसी जाने के बाद और फिर मैं जाऊंगा इंदौर, इंदौर से फिर घूम जाओ चाहे तो, या फिर डायरेक्ट आ जाओ। तो ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। डिस्टेंस की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, जैसे कि आपने अभी देखा कि अलग अलग रास्ते से मैं कैसे जा रहा था मुंबई के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की क्या रहेगी, सिर्फ एक वैल्यू रहेगी, इस पॉइंट से, दिल्ली के इस पॉइंट से और मुंबई के इस पॉइंट तक, ठीक है। ये सिर्फ एक ही वैल्यू रहेगी और इसकी डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल स्ट्रेट, ये क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ यही फर्क है कि डिस्टेंस आप कहीं से भी कवर कर लो, डिस्टेंस आप कैसे भी घूम फिर के कहीं से भी आओ, वो क्या कहलाएगी, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट आपको घूमने की जरूरत नहीं है इधर उधर, बस दो पोजीशन लो, एक दिल्ली एक मुंबई, और इन दोनों के बीच की स्ट्रेट लाइन में मेजर कर दो डायरेक्ट, ये क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का फंडा। और फिर से एक बार देख लेते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। तो डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ है कवर्ड बाय ए मूविंग पार्टिकल, ठीक है। एक्चुअल पाथ बोल दिया ना कि एक्चुअल पाथ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक एक्चुअल पाथ नहीं है, वो जस्ट एक पोजीशन की, दो पोजीशन के बीच की स्ट्रेट, जो शॉर्टेस्ट पाथ है वही डिस्टेंस कवर की गई है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। सेकंड पॉइंट है डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, और जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, इट इज नेवर नेगेटिव। ये नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कैसे हो सकती है, देखिए, देखिए डिस्टेंस आपने कवर की, यहाँ से यहाँ पर गए, फिर यहाँ से यहाँ पर गए, तो आप एक तरह से यहाँ से जीरो से स्टार्ट हुए और यहाँ तक पहुँच गए, लाइक 200 किलोमीटर मान लिया मैंने, तो आपने 200 किलोमीटर आपने डिस्टेंस को कवर किया। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी है वो क्या कहती है कि डायरेक्शन उसके साथ में होती है।
तो जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, लेकिन डिस्टेंस तो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होती है, डायरेक्शन। अब मैं दिल्ली से मुंबई की तरफ गया, ठीक है, तो हमारी डायरेक्शन क्या हो गई, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है। और अगर मैं कहता हूँ कि मुंबई से दिल्ली की तरफ गया, तो ये क्या होगी, हमारी डायरेक्शन अपोजिट होगी ना, डायरेक्शन अपोजिट होगी। यहाँ पर अब मैं अगर ये कहूँ कि दिल्ली से मुंबई की तरफ मैं पहले गया, तो मेरी इनिशियल पोजीशन कौन सी होगी, दिल्ली, फाइनल पोजीशन कौन सी होगी, मुंबई, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी डायरेक्शन इस वे में आ जाएगी कि ये वाली डायरेक्शन हमारी इसमें अप्लाई हो रही है, तो ये क्या हो गई, एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी। और कैसी है ये, हमारी पॉजिटिव। अब मैं कहता हूं दिल्ली से मुंबई गया और मुंबई से मैं वापस दिल्ली आ गया, ठीक है। और अब दिल्ली वापस आ गया तो हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, दिल्ली से मैं मुंबई गया, मुंबई से वापस आने के बाद मैं दिल्ली ही आके रुक गया। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमारी कौन सी है, इनिशियल कौन सी है हमारी, दिल्ली से चला था, दिल्ली से चला था तो मेरी इनिशियल पोजीशन होगी दिल्ली। अब फाइनल पोजीशन कौन सी है, मैं मुंबई गया और मुंबई से वापस आ गया, मेरी फाइनल पोजीशन हो गई दिल्ली वापस से, ठीक है, मैं वापस आ चुका हूँ दिल्ली, तो वो कौन सी होगी मेरी फाइनल पोजीशन दिल्ली, ठीक है। तो अब मेरी जो डिस्टेंस है वो तो होगी, एक सेकेंड मैं बताता हूँ इसको, क्लियर कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। देखिए अब मैं जैसे दिल्ली से गया था और मैंने इसको मान लिया कि ये दिल्ली से मुंबई के लिए 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है, 100। अब दिल्ली से मैं मुंबई गया, 100 किलोमीटर मैंने क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया। 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये गया मैं मुंबई। अब मुंबई से मैं वापस आ गया और कहाँ पर आ गया, दिल्ली। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैंने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 100 जाने के, 100 वापस आने के, 200 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि मैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन कौन कौन सी होगी, लेकिन मेरी यहाँ पे इनिशियल मेरी दिल्ली, फाइनल भी मैं वापस आ चुका हूँ दिल्ली में, तो फाइनल भी मेरी कौन सी होगी, फाइनल पोजीशन दिल्ली। तो यहाँ पर जो है जीरो जो है ना वो होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी हमारी, जीरो, मैं गया और वापस आया। अब जो डायरेक्शन है, मैं अगर ये कहूँ कि दिल्ली से मैं मुंबई गया, मुंबई से वापस दिल्ली आया और मैं इस डायरेक्शन वापस अपोजिट वाली डायरेक्शन में इधर चला गया, मैं कहीं पे ये मान लो कि हिमाचल चला गया, यहाँ पे हिमाचल, ठीक है, एच लिख देता हूँ यहाँ पे। तो मेरी जो वेक्टर क्वांटिटी है ना, जैसे मैंने बताया कि मैं इस तरफ गया पॉजिटिव आई, यहाँ पर जीरो पर वापस आ गया, जब मेरी जीरो डिस्प्लेसमेंट हुई, तो जब मैं दिल्ली गया, दिल्ली से गया और वापस आ गया, तो मेरी जीरो डिस्प्लेसमेंट हुई, वो क्या होगी मेरी जीरो। और अगर मैं दिल्ली से मुंबई गया, मुंबई से दिल्ली आया और दिल्ली से फिर अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ चला गया, तो मेरी कैसी डिस्प्लेसमेंट होगी, नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव कब हुई थी, जब मैं दिल्ली से मुंबई के लिए गया, और जब मैं दिल्ली से दिल्ली वापस आके रुक गया तो मेरी कौन सी होगी, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने ये वाला ये कैन बी डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये इस तरीके से होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज जीरो देन बॉडी मस्ट बी एट रेस्ट। अब ये कहता है कि अगर आपने जो है जीरो डिस्टेंस ट्रेवल की है तो वो क्या कहलाएगी, आपने डिस्टेंस तो ट्रेवल की ही नहीं, यानी कि आप एक ही जगह पर खड़े हो, तो वो क्या कहलाएगी कि बॉडी जो है ना वो कैसी पोजीशन में है, रेस्ट में, ठीक है। इफ इट इज जीरो द थ्रू इनिशियल पोजीशन बॉडी एदर एट रेस्ट और पासिंग। देखिए अब हमने एक चीज देखी थी कि हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे हुई थी, जीरो। मैं दिल्ली से मुंबई गया था और मुंबई से वापस दिल्ली आ गया, इनिशियल और फाइनल एक ही पोजीशन हो गई मेरी। तो ये उसी की बात कर रहा है ये वाला पॉइंट। पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर ये जो जीरो है ना, अगर डिस्प्लेसमेंट हमारी कहीं पे, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो है ना, हमारी जो बॉडी है वो मूव की भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। बॉडी ने मूव किया भी है और नहीं भी, दोनों सिचुएशन इसमें आ जाती हैं, ठीक है। डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेज, डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होगी। दिल्ली से मुंबई गया
मुंबई से फिर वापस आया, मेरी डिस्टेंस जो है वो कितनी होगी, 100 जाते वक्त 100 आते वक्त, 200 किलोमीटर होगी। क्या डिक्रीज होगी? नहीं होगी। लेकिन इसमें क्या हो जाएगी, इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज। अब मैं दिल्ली से मुंबई गया, मुंबई से दिल्ली वापस आया, मेरी डिस्प्लेसमेंट देखी तो कितनी होगी, 0। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो सकती है भाई, इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, दोनों ही पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, देयर आर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। डिस्टेंस के अंदर क्या बोला है, देयर आर इनफाइनाइट वैल्यू। अभी जैसे बताया था, देखिए यहाँ पर हम अलग अलग तरीके से जा सकते थे, कभी बीकानेर से, कभी जोधपुर से, कहीं कहीं घूम के इधर उधर जाके और फिर हम कहते कि हम मुंबई जा रहे हैं। तो इसमें हमने यूनिक वैल्यूज ली, जैसे कि एक बार बीकानेर गए, फिर जोधपुर गए, फिर अहमदाबाद गए और फिर नासिक गए और ये मुंबई गए। एक वैल्यू, एक डायरेक्ट वैल्यू दिल्ली से मुंबई के लिए, और एक बरेली जाके फिर इधर उधर बीकानेर कहीं पे भी घूम के आओ, अलग अलग वैल्यू, कुछ भी कितनी भी यूनिक वैल्यू कितनी हो सकती है यहाँ पे, इनफाइनाइट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट हमारी सिर्फ एक ही वैल्यू देगा, दो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एक ही वैल्यू रहेगी। ठीक है, और डिस्टेंस में क्या है, बहुत सारी वैल्यूज हो जाएंगी। तो यही चीज इसमें बोली गई है कि देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज इन डिस्टेंस, और जबकि डिस्प्लेसमेंट में देयर इज ओनली वन यूनिक वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स। अब डायमेंशन और मीटर, डायमेंशन और यूनिट, इन दो को याद रख लो। डायमेंशन क्या होगी, m0 l1 t0, l1 लेंथ के लिए, और इसमें भी क्या रहेगी, l1 सिर्फ क्या है, l। ठीक है, l1 की जो पोजीशन रहेगी वो हमारी डायमेंशन में, फॉर्मूला याद रखना है, m0 और t0 और l1। ठीक है, m0 l1 और t0, तो ये हमें याद रखना है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का एक ही फॉर्मूला है, कोई अलग नहीं है इसमें। अच्छा, इसकी जो यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, मीटर। डिस्टेंस की भी क्या रहेगी, मीटर, और डिस्प्लेसमेंट की भी क्या रहेगी, मीटर। तो ये दोनों पॉइंट्स तो नॉर्मल से हैं बिल्कुल, इसमें तो कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत ही नहीं है कि इसमें भी मीटर है, इसमें भी मीटर है, इसमें भी m1 m0 l1 t0, इसमें भी m0 l1 t0। l क्या है, लेंथ है, लेंथ क्या होती है, मीटर में हम मेजर करते हैं, तो l को याद रख लो, मीटर याद हो गया तो l1 याद होगी, बस m l1 रखना है हमें याद। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर को हम कहाँ से लेंगे, ओरिजिन से। ठीक है, ये ओरिजिन है हमारा, एक्स वाई और जेड। अब ये एक पोजीशन दी गई है किसी एक ए पार्टिकल की, किसी एक ए पार्टिकल की पोजीशन है, कितनी है, एक्स वाई जेड। तो अब मैं इसको पोजीशन तो दे दी हमें कि ए जो है, कोई ए पार्टिकल वो एक्स वाई जेड पर है, तो इसकी जो पोजीशन है ये तो दे दी हमें एक्स वाई जेड। लेकिन इसके साथ में वेक्टर जो है वो हम कैसे यूज करेंगे, कि जो आर है, आर से रिप्रेजेंट करके पोजीशन वेक्टर को, आर से रिप्रेजेंट करके उसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स आई वाई जे और जेड के। ठीक है, विद ओरिजिन। वो कैसे है, देखिए एक्स आई, ठीक है, हमने माना एक्स आई, यहां से ये एक्स आई डायरेक्शन में गया। ठीक है, एक्स के साथ में आई और वाई के साथ में जे और जेड के साथ में के। ठीक है, एक्स आई वाई जे जेड के, ये कैसे आप शो करेंगी। अब देखिए इन तीनों को जो है ना वो मिला दीजिए, तीनों को, अगर ये पोजीशन यहाँ पर है तो इसकी जो पोजीशन बन रही है ना वो क्या बन रही है, एक्स से ये आई डायरेक्शन में है, इस एक्स से ये इस डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, और y से y डायरेक्शन में, j डायरेक्शन में हो गया, इस तरीके से भी ऊपर भी है देखो, और k डायरेक्शन में भी है, सॉरी z डायरेक्शन में भी है। अभी देखो ये पॉइंट यहाँ पर होता तो किस तरीके से आता, यहाँ से x डायरेक्शन में होता और y डायरेक्शन में होता, लेकिन
देखिए एक्स डायरेक्शन में ये इस तरफ हो गया, वाई डायरेक्शन में इस तरफ हो गया। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला दे तो ये इस पॉइंट पर होता, लेकिन अभी यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट्स और दे रखा है, वो क्या है, जेड डायरेक्शन। तो अब ये यहाँ से जेड की तरफ हो रखा है। तो तीनों कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे, तीनों कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हो गए, एक्स वाई जेड। तो इसी वजह से इसको हम क्या बोलेंगे कि इसकी जो पोजीशन है ना, वो किस तरीके से हम लिखेंगे, एक्स आई वाई जे जेड के, एक्स आई वाई जे, और यहाँ पर अगर हम इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को मिलाएं तो यहाँ पर, और जेड के साथ में ये किस तरफ आ गया, इस तरफ, जेड की डायरेक्शन में, के की डायरेक्शन में। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर। किसी कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे पोजीशन वेक्टर में कि वो किस लोकेशन पर है। ठीक है, अब मैं ये कहूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें लिखना है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम कैसे मेजर करेंगे। देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसी दो पॉइंट्स के बीच में आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, देखिए पोजीशन वेक्टर था, हम किसी एक पॉइंट की लोकेशन को बता रहे थे कि वो किस पोजीशन पर है, लेकिन हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अंदर कि दो पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट्स की अलग अलग पोजीशन होगी, ए पॉइंट्स की अलग पोजीशन होगी, बी पॉइंट्स की अलग पोजीशन होगी, और ए से बी तक के लिए वो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, इस तरीके से है यहाँ पर ए से बी तक की दूरी, और वो क्या कहलाएगी, मतलब ए से अगर कोई चीज चलती है और बी तक जाती है तो वो फाइनल माइनस इनिशियल, और इसको हम कैसे लिखेंगे, डेल आर के रूप में। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल आर से। ठीक है, डेल आर से। अब इनिशियल पोजीशन वेक्टर देखिए, हम ओरिजिन से, इस ओरिजिन से ए तक, ओरिजिन से बी तक हमने क्या लिया, इनिशियल पोजीशन वेक्टर निकालना। इनिशियल पोजीशन हमारी क्या है, ए। ए की अगर हम जो पोजीशन वेक्टर लिखें तो वो हम रिप्रेजेंट कर देते हैं R1 से। ए के लिए हम R1 ले लेते हैं, और इसकी अगर हम पोजीशन लिखें तो कैसे लिखेंगे, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ऐसे ही बी के लिए अगर हम लिखें तो वो कैसे लिखेंगे, फाइनल पोजीशन है R2 x2 आई कैप y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। अब अगर हम इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लें, अब हम इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लें तो वो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, डेल आर निकालना हमें, डेल आर इज इक्वल टू इस x2 में से x1, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कौन सी थी, x2 डायरेक्शन में x2 माइनस x1 आई कैप, डायरेक्शन तो हमारी एक ही रहेगी, आई कैप। आई कैप क्या हमारी डायरेक्शन शो करता है, तो आई कैप हमारी क्या होगी, डायरेक्शन x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल आर से। नेक्स्ट पर चलते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर, इसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट 1 1 1 1 1 1 क्या है यहाँ पर, x y और z। ठीक है, एंड रीचेस एट पॉइंट 4 5 13 मीटर। फाइंड इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। इस एग्जांपल से आप समझिए कि ये क्या है, x y z किस पॉइंट का, ए पार्टिकल स्टार्ट्स यानी कि इनिशियल पोजीशन का। ये कौन सी पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है, रीचेस, मतलब इस पॉइंट पर पहुंच जाता है, यानी कि फाइनल पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है, फाइनल पोजीशन। तो अब हमें क्या निकालना भाई, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इनिशियल पोजीशन वेक्टर नॉर्मल हो गया, 1 1 1 है, 1 1 को हम कैसे लिखेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है, फर्स्ट पॉइंट कैसे लिख देते हैं, R1 जो है हमारा क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1। ये क्या हो गया हमारी इनिशियल पोजीशन वेक्टर। सेकंड पॉइंट देखिए, फाइनल पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे। फाइनल पोजीशन वेक्टर हमारा क्या था, 4 5 और 13।
तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, R2 इज इक्वल टू 4i कैप 5j कैप और 13k कैप। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया फाइनल पोजीशन वेक्टर। अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे, डेल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल आर। ठीक है, और इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है हमारा R2, इनिशियल क्या है हमारा R1। फाइनल में से इनिशियल घटा दो, क्या रह जाएगा 4i माइनस 1i, कितना बचा 4 - 1i कैप, 4 - 1i कैप, 4 - 1 कितना हो गया 3i कैप, प्लस 5 - 1j कैप, 5 - 1 4j कैप, प्लस 13 - 1k कैप, 13 - 1 12 और k कैप। ये हमारा क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अब हम कहें कि इसकी जो लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ वो कैसे निकालेंगे। लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा, आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट जो हमारी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका, जो उसके आई के कैप और जे कैप है, आई जे के कैप है जो डायरेक्शन है उनका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसका क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, कितना गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 144। तो टोटल करेंगे रूट के अंदर कितना आ जाएगा 169 और 169 हमारा रूट में क्या आ जाता है 13 मीटर। तो लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ क्या आ गई हमारी, ये है 13 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। देखिए, ए पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग अलोंग, ए पार्टिकल कोई एक पार्टिकल है वो स्टार्ट्स मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ ओ, ओ से स्टार्ट होती है। देखिए ओ से स्टार्ट होगा, ए बी ओ सी। ठीक है, देन फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर गिवन इंटरवल। हमें क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालनी है और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं। ओ से ए पर, ओ से पहला पॉइंट क्या कहता है, ओ से ए तक हमें क्या निकालना है डिस्टेंस। तो देखिए ओ से ए यहाँ तक गया। ठीक है, ओ से ए तक, ओ से ए तक जाने पर उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, ओ से बी तक कितनी डिस्टेंस दे रखी है भाई 5 मीटर, और बी से ए तक कितनी दे रखी है 3 मीटर। तो डिस्टेंस टोटल कितनी होगी 5 + 3 इज इक्वल टू 8 मीटर। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक, ओ से ए तक, ओ से ए तक कैसे निकालोगे 5 + 3 इज इक्वल टू 8i कैप, 8i कैप। ठीक है, 8 मीटर होगी और आई कैप होगी। तो ये क्या होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इससे अलग तो कोई और रास्ता है नहीं। और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, अब टोटल कर दो 5 और 3 बस 8 ही मीटर दिख रहा है, 8 मीटर, लेकिन डायरेक्शन कौन सी है आई कैप। ठीक है, अब ओ बी के निकाल दीजिए। ओ बी क्या होगा, ओ से बी तक, ओ से बी तक। देखिए ओ से बी तक की कितनी डिस्टेंस है 5 मीटर, लेकिन क्या बोल रहा है डिस्टेंस। और डिस्टेंस देखिए आप इसने कैसे कवर किया है, बी पर कैसे जा रहा है, ओ से बी तक इसने यहाँ पे तो बोल दिया, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओ से बी बीच में क्या रहा ए, यानी कि पहले वो कहाँ पे गया है ओ से ए पर, पहले कहाँ पे गया है ओ से ए और फिर ए से बी, इस तरीके से आया वो। तो पहले कहाँ से कहाँ जाएगा ओ से ए, कितना हो गया 8 अभी निकाला था, और ए से बी 8 + 3 11। तो डिस्टेंस हमारी कितनी होगी 5 + 3 प्लस वापिस ए से बी के लिए प्लस ऐड हो गया 3 मीटर। तो कितना हो गया 11 मीटर, कितनी होगी डिस्टेंस। ठीक है, अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट देखो, अब ओ से ए पे गया, ए से बी पे गया, लेकिन अब फाइनल पोजीशन कौन सी है और इनिशियल पोजीशन कौन सी है उस पर ध्यान करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए ध्यान करना पड़ेगा, तो कैसे निकालोगे, ओ हमारी क्या है इनिशियल पोजीशन, ओ क्या है हमारी इनिशियल, और बी क्या है हमारी फाइनल, बी क्या है हमारी फाइनल। अब हमें क्या निकालना फाइनल माइनस इनिशियल, कितनी है 5। तो 5 ही हमारी क्या होगी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, 5 ही हमारी क्या होगी डिस्प्लेसमेंट, और डायरेक्शन कौन सी है आई कैप। ठीक है, 5i कैप, 5i कैप क्या होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट।
अब ओ से ओ, अब देखिए, अब निकाल दोगे आप, क्या होगा, ओ से ओ कैसे गया, लेकिन ओ से ओ, पहले ओ से ए गया है, फिर ए से बी, और फिर बी से ओ, देखिए यहाँ पर बोल रखा है कैसे गया, पहले ओ से ए से बी, बी से ओ, वापिस आया वो पूरा घूम के। लेकिन डिस्टेंस अब इसने कितनी कवर की, पहले ओ से बी गया 5 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 3 मीटर, फिर प्लस बी से ओ के लिए 5 मीटर, कितना हो गया टोटल 16 मीटर। ये तो क्या होगी डिस्टेंस, ठीक है, क्या है एक्चुअल पाथ है डिस्टेंस। तो इस तरीके से उसने 16 मीटर को कवर किया, वो क्या कहलाई डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट ओ से ओ, इनिशियल कौन सी थी इसकी ओ, फाइनल कौन सी है ओ, क्या इसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर की, डिस्प्लेसमेंट, तो भाई फाइनल माइनस इनिशियल, जीरो से चला वो जीरो, तो क्या आया जीरो। तो भाई इसने जब इनिशियल यहीं से चला था और यहीं पर वापस आ गया, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी जीरो, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, और प्लस भी हो सकती है। लेकिन ये जब ये फाइनल इनिशियल से फाइनल पर वापस आ गया, तो क्या हो जाती है डिस्प्लेसमेंट, वापस से जीरो हो जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी जीरो। अब ओ से सी के लिए देखिए, ओ से सी, ओ से पहले ए गया, फिर ए से बी आया, बी से ओ आया, और ओ से सी आया। अब डिस्टेंस कितनी होगी, 5 + 3 + 3 + 5 +4, डिस्टेंस, डिस्टेंस में +4 और ऐड हो गया, वो कितनी होगी 20 मीटर, डिस्टेंस तो होगी 20 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, अब देखिए फाइनल हमारी कौन सी है सी, और इनिशियल कौन सी है ओ। अब हमें इस तरफ तो जाना ही नहीं, क्योंकि हमारी हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने है, ठीक है, इस तरफ का कोई चक्कर नहीं। इस तरफ का देखो ओ से सी के लिए 4 मीटर है, लेकिन डायरेक्शन कौन सी होगी भाई, पहले वो इस तरफ भी गया था ना, तो इस तरफ तो मान लिया पॉजिटिव, क्योंकि वो इस तरफ बढ़ा है एक बार, इस तरफ की तरफ गया था ना स्टार्टिंग में, तो ये कौन सी होगी, इस तरफ गया तो पॉजिटिव, वापिस आया तो यहां तक तो होगी वापिस से इसकी जीरो। और जब वो इस तरफ अपनी पोजीशन जहां से वो इनिशियल से चला था, तो ये अब इस तरफ की कौन सी में काउंट होगी, नेगेटिव में, ठीक है। तो नेगेटिव में कितनी होगी 4 मीटर, फाइनल माइनस इनिशियल 4 मीटर की डिस्टेंस, और यही क्या कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट ओ से सी तक। तो ये क्या कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट 4, लेकिन नेगेटिव में, क्योंकि डायरेक्शन इसने अपनी अपोजिट कर ली है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा 4 माइनस का 4 i कैप, ठीक है। ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन, और नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए, a particle moving on circular path covers circle in a given time, find distance covered and displacement in the following path। देखिए डिस्टेंस निकालनी है अब हमें, डिस्टेंस ए से बी के लिए, ए से बी डिस्टेंस, देखिए कोई पार्टिकल किस पर कवर कर रहा है अपने आप को, इस सर्कुलर पाथ पर ऐसे। अब इस पे हमें क्या निकालनी है डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ए से बी तक, हमें ये पता है कि जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है, यानी कंप्लीट सर्कल की जो सरकमफ्रेंस अगर हम इस तरीके से लें, वो कितनी होती है 2πr। और अगर हम सिर्फ ए से बी तक का इस पोर्शन को देखें, इस पोर्शन को देखें ए से बी तक, तो ये क्या है 2πr का एक तरह से फोर्थ पार्ट नहीं लग रहा है, तो इसी को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल आएगी हमारी डिस्टेंस ए से बी तक की। तो हमने क्या किया 2πr बाय में 4 इज इक्वल टू πr/2, ठीक है। ये तो आ गई हमारी डिस्टेंस। ऐसे ही डिस्टेंस ए टू सी देखो, ए टू सी अब आगे चला गया, ए टू सी इस तरीके से कवर किया इस पे पाथ पे, और कितनी होगी बाई में कितना करना चाहिए अब 2, पूरी सरकमफ्रेंस क्या हो गया 2πr बाई में, इसने हाफ कवर किया है, तो बाई में 2 आ गया, 2πr/2, 2 से 2 कैंसिल, और क्या बचा πr। ए टू डी के लिए गया, यहाँ से और आगे गया, और अब इसने कितना कवर किया 3 पार्ट कवर कर लिए 4 में से, तो 3/4 मल्टीप्लाई में 2πr, तो क्या बचा देखिए 3/2 πr, ठीक है 3/2 πr।
ये क्या आ गई हमारी डिस्टेंस। और ऐसे ही ए टू ए इसने पूरा कवर कर लिया, तो पूरा कवर आपको पता ही है, सरकमफ्रेंस पूरी कवर कर ली, वो क्या होती है 2πr। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे। डिस्प्लेसमेंट देखिए ए टू बी ये है हमारी इनिशियल पोजीशन, ठीक है, और ये बी पे क्या है हमारी फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल टू फाइनल, लेकिन कवर कैसे करनी है हमें, स्ट्रेट लाइन में, ना कि जो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ है उसको कवर करना ही नहीं है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी ना, तो ए से बी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, फाइनल पोजीशन कौन सी हमारी, ये बी, और ए क्या है हमारी इनिशियल पोजीशन। तो ये क्या आ गई हमारी डिस्प्लेसमेंट ए टू बी, ये वाली, ठीक है, ये डायरेक्शन बना दी हमने ए टू बी। ठीक है, अब इसी को हम कैसे निकालेंगे, हमें क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट, उसकी जो लेंथ है डिस्प्लेसमेंट की वो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो ये क्या है हमारा आर, ये क्या है हमारा आर रेडियस, और ये भी क्या है हमारा आर। तो आर और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा जो बी टू ए है, ए और ये बी इज इक्वल टू किसके आ गया, रूट आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। ठीक है, ये स्क्वेयर और ये भी क्या है स्क्वेयर। ठीक है, अब इसको देखो क्या आ गया, कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करने पर ए बी की जो हमारी ये डिस्टेंस है ये वाली, यहाँ से लेके फाइनल से इनिशियल तक, ये कितनी हो जाएगी हमारी √2r। ठीक है, अब ऐसे ही ए टू सी देखिए, ए टू सी हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से फाइनल, ये वाला क्या है फाइनल, और ये क्या है इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ये एक सीधी डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ हमारा कौन सा है, ये वाला, तो इसी को हम क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट में हमें दिख रहा है कि ये एक आर था ये वाला, और ये भी एक आर है, तो टोटल कितना हो गया आर प्लस आर 2r। ठीक है, ऐसे ही ए टू डी, अब ए टू डी शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा बनेगा, ये वाला या ये वाला, सीधा ए टू डी। ठीक है, ए टू डी फाइनल हमारा ये हो गया, अब डी क्या हो गया हमारा फाइनल पॉइंट, और ए क्या हमारा इनिशियल पॉइंट। तो ये जो लेंथ आ गई ये क्या आ गई हमारी डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट हमने अभी निकाली थी, जैसे ए टू बी है वही हमारी सेम रहेगी, निकालने का तरीका वही है, हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, ये हमारे पास आर है, ये हमारे पास आर है, हमने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारी ये वाली डिस्टेंस निकल आएगी, ये क्या होगी हमारी √2r। अब देखिए ए टू ए डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, फाइनल माइनस इनिशियल, ए से चला ए पे वापस आ गया, जब कोई चीज एक जगह अपनी जगह से चल के वापस उसी जगह पर आ जाए तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है वो कितनी हो जाती है 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 0 डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं, ए साइक्लिस्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 1 मीटर। ठीक है, एक जो साइक्लिस्ट है वो मूव करता है ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, ये बना लिया हमने सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, और उसकी जो रेडियस है ना वो कितनी है 1 मीटर, कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन इन 10 सेकेंड। एक जो चक्कर लगा लेता है वो इस कंप्लीट, यानी कि 2πr जो कवर करता है वो कितनी देर में कवर करता है 10 सेकेंड में। देन फाइंड आउट इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 मिनट एंड 5 सेकेंड। ठीक है, तो अब इसको निकालते हैं, कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 10 सेकेंड, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक कितना है, रेडियस 1 मीटर दी गई है, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 मिनट 5 सेकेंड के बाद हमने डिस्प्लेसमेंट जो है वो निकाले। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, हमें क्या पता करना पड़ेगा, उसकी फाइनल पोजीशन पता करनी पड़ेगी, वो चला कहाँ से था ए से, इनिशियल पोजीशन तो हमें पता चल गई यहाँ से चला है। ठीक है, इस वाले पॉइंट से ए से, लेकिन 1 मिनट 5 सेकंड के बाद जो वो किस पोजीशन पर होगा तभी हम डिस्प्लेसमेंट निकाल पाएंगे। अब उसी को हम कैसे निकालेंगे, 10 सेकंड में वो क्या करता है 1 रिवोल्यूशन, यानी कि 2πr कंप्लीट कर लेता है 1 रिवोल्यूशन, यानी कि एक चक्कर 10 सेकंड में। ठीक है, एक चक्कर यहाँ से चला और ये वापस आ गया, अब
आपको ये पता है कि भाई अगर कोई चीज इनिशियल से चलती है यहाँ से ए से और वापस ए पर आ जाती है, तो उसको हमें पता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0। अगर कोई चीज जहां से चली है वहीं पर वापस आ गई, अगर हम वहां पर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो क्या हो जाती है, 0। ठीक है। अब हमने देखा कि भाई 1 रेवोल्यूशन, तो 1 सेकंड में कितना आ जाएगा, 1/10 रेवोल्यूशन। तो 65, देखिए 1 मिनट 65 सेकंड में कितने सेकंड हो गए, 65। अब 65 सेकंड में ये कितना रेवोल्यूशन करेगा, 1/10 मल्टीप्लाई में 65, कितना आ गया, 6.5 रेवोल्यूशन। तो 6.5 रिवोल्यूशन में हमें ये पता है कि भाई एक रिवोल्यूशन में फिर से वो वापस आ जाता है, सेकंड रिवोल्यूशन पूरा करेगा तो फिर से वो ए पोजीशन पर आ जाएगा, थर्ड में भी वो वापस आ जाएगा, यहाँ पर आकर रुकेगा ए पर वापस से। ऐसे ही फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पर आकर वो यहाँ पर आके रुकता है ए पे। सिक्स्थ में वो कंप्लीट होने के बाद वो कहाँ पे आके रुकता है, ए पे। अब 0.5 यानी कि 10 सेकंड में वो करता है, लेकिन उसी का अगर हम आधा कर दें तो 0.5, और आधा अगर वो कवर करता है तो यानी कि वो कितना, उसने यहाँ से डिस्टेंस कवर कर ली अपने पूरे सर्कल की आधी, यानी कि वो अब कौन से पॉइंट पर होगा, बी पर। बी इसका कौन सा हो गया, फाइनल पॉइंट। यही हमें पता करना था कि वो किस पॉइंट पर होगा आफ्टर 1 मिनट 5 सेकंड के बाद। तो वो अब हमें पता चलेगा कि ये फाइनल पोजीशन है उसकी। अब बी से ए की जो हमें निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो बी से ए की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, अब हमें साफ साफ दिख रहा है, ये कितनी होगी, 2r। यहाँ पे r कितनी है, 1, और ये r कितनी होगी, 1, ये वाली। ठीक है। तो 2r है ना इसके बीच में, तो ये यानी कि एक तरह से हम क्या कर सकते हैं कि ये जो कंप्लीट है, ये डायमीटर ही उसकी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। तो देखिए आफ्टर 6 कंप्लीट रिवोल्यूशन ही विल बी ऑन पॉइंट ए, वापिस से उसी पॉइंट पर होगा। बट आफ्टर 0.5 रिवोल्यूशन एडिंग ही विल बी ऑन पॉइंट बी, बी पॉइंट पर होगा। और हमने जो डायमीटर है वो उसकी क्या हो जाएगी, 2 मीटर। अगर रेडियस 1 मीटर है तो डायमीटर इसी के आगे बी पॉइंट पर ये कितना हो गया, 2 मीटर। 2 मीटर इसकी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे शो करते हैं, इस तरीके से। ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँ कि इसने जो डिस्टेंस कवर की, अगर मैं पूछ लूं कि डिस्टेंस इसने कवर की, कितनी कवर की, 6.5 रेवोल्यूशन में, तो कैसे निकालोगे भाई, इसने 1 मिनट 5 सेकंड के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर की, तो कैसे निकालेंगे, 2πr मल्टीप्लाई में 6.5 रेवोल्यूशन, कितना हो गया, 13 पाई मीटर। ये क्या होगी, इसकी डिस्टेंस कवर की गई 1 मिनट 5 सेकंड के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, if a particle moves along a circular path by an angle theta, then देखिए क्या कहता है कि अगर कोई पार्टिकल इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर एक थीटा एंगल पर कवर करता है इस डिस्टेंस को। ठीक है। तो हमें थीटा मिल गया, थीटा मिल गया इनिशियल, और फाइनल पोजीशन पर गया यहां से यहां तक। तो थीटा जो है वो क्या होता है हमारा, आर्क अपॉन में आर। आर हमारी क्या है, रेडियस, और आर्क हमारी कौन सी होगी, ये वाली। ठीक है। ये इनिशियल से फाइनल तक, इसने अगर यहाँ से इससे इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक कवर किया तो ये क्या होगी हमारी, एक तरीके से डिस्टेंस। ठीक है। अब इसने पूछा क्या क्या, देखें, इफ ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, मूव्स अलोंग किसके, सर्कुलर पाथ के अलोंग करता है और ट्रेवल। ठीक है। तो इस पोजीशन पर अब ये इनिशियल से चला है और फाइनल पर पहुंचा है, और डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन में आर, आर्क अपॉन आर ये रेडियस। तो आर्क जो होगी वो होगी हमारी आर अपॉन में थीटा। तो डिस्टेंस क्या होगी, आर्क, हमें डिस्टेंस तो यही होगी ना हमारी, आर्क जितनी उसने कवर की इस सर्कल पे, इस सर्कल पे आर्क जितनी उसने कवर की वही क्या कहलाएगी, इनिशियल से फाइनल तक डिस्टेंस। तो ये क्या होगी हमारी, आर थीटा क्या होगी, डिस्टेंस। अब मैं अगर ये कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो हमने ये पता है कि भाई शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा इस इनिशियल पोजीशन से इस फाइनल पोजीशन तक, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा दिख रहा है हमें, ये बिल्कुल सीधा करके यहाँ से ये ले लिया। ठीक है। ये बिल्कुल सीधा, ये कौन सा है, ये क्या कहलाएगी हमारी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ क्या कहलाएगी, फाइनल से इनिशियल तक, डिस्प्लेसमेंट।
और अब हमें यही निकालनी है। वो कैसे निकालेगी, हम डेल आर, इसको हम कैसे लिखते हैं, डेल आर से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, और फाइनल माइनस इनिशियल, इसका एक फार्मूला रहेगा डेल आर टू माइनस आर वन, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी हमारी, टू आर साइन थीटा बाई टू, और जहां पर जो थीटा है वो क्या रहेगा, ओनली इन रेडियंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, वो डिस्टेंस कितनी है, टू आर साइन थीटा बाई में टू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं डायरेक्शन। देखिए अब सबसे पहले हम डायरेक्शंस को समझ लेते हैं कि डायरेक्शंस में कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो वो कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसी चीज से ले लेते हैं कि जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है, इंडिया का मैप है। आप इस इंडिया के मैप में जैसे कहीं पर भी रहते हैं, तो सबसे पहली बात इस चीज को फिक्स्ड मान लीजिए कि भाई हमारा जो ईस्ट होगा ना वो यहाँ पर होगा जहां पर बांग्लादेश है। एक तरीके से ये मान लिया कि ईस्ट है जो, वो डायरेक्शन हमने कौन सी मान, जैसे मैं ये कहता हूँ कि भाई मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ अगर, तो ईस्ट हमारा किस तरफ होगा, बांग्लादेश वाली साइड की तरफ। ठीक है, और वेस्ट कौन सी साइड होगा, उसका अपोजिट, यानी कि गुजरात की तरफ। ठीक है, ये क्या हो गया, गुजरात। अब नॉर्थ किस तरफ हो गया, ये देखिए दिल्ली, नॉर्थ किस तरफ हो गया, दिल्ली की तरफ। और साउथ किस तरफ हो गया, ये मान लो कर्नाटका। ठीक है, ये वाली साइड। तो ये है एक फिक्स्ड पोजीशन, मान लो इसको, कभी भी चेंज मत करना कि हाँ मुझे नॉर्थ किसी भी तरफ ले लेना है या ईस्ट किसी भी तरफ ले लो, अपनी मन मर्जी का कुछ भी नहीं लेना है। इस चीज को फिक्स्ड मानो, ये एक तरह से फिक्स्ड है, और इसी के बेस पर हमें डायरेक्शंस को मानना है। ठीक है, ये एक फिक्स्ड है, और इसी के बेस पर हमें डायरेक्शंस को चूज करना है कि हम किस डायरेक्शन में, जैसे कोई आते हैं ना क्वेश्चंस, तो उसमें डायरेक्शन बोलते हैं कि हाँ आप नॉर्थ की तरफ जाइए 10 मीटर, फिर 15 मीटर साउथ की तरफ मुड़ के चलिए। तो हमें इसी तरीके से ये वाली डायरेक्शन को फॉलो करना है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है और इसको हमें याद रखना है। तो अब हम एक बार देख लेते हैं इस चीज को। ये क्या है, ईस्ट इस तरफ, वेस्ट इस तरफ। सबसे पहले बना लीजिए आप, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक बार जस्ट ऐसे लिख लीजिए कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ठीक है, इस तरीके से बना लीजिए, और याद ना रहे तो उसके लिए मैंने कंडीशन बता दी कि एक भारत का मैप देखोगे जैसे ही, तो इंडिया के मैप में आप ईस्ट इस तरफ मानोगे जहां से सूर्य निकलता है, एक तरीके से यहाँ से आप ये मान लो कि यहाँ से सूरज निकलता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, गुजरात की तरफ सूरज छिप जाता है। ये तो फिक्स्ड है भाई, इसको तो नहीं बोल सकते ना कि कहाँ से निकलता है कहाँ से नहीं। तो ये मान लो कि भाई ये ईस्ट है, ईस्ट से निकलेगा वेस्ट में छिप जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे छिप जाएगा। तो कहाँ से निकलता है, बांग्लादेश की तरफ से मान लो, और कहाँ पे छिप जाता है, गुजरात में मान लीजिए जस्ट। तो ये एक याद रखने की ट्रिक है कि इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग आप इस चीज को याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से हो गया, हमें डायरेक्शन याद होगी। अब इसी को हम कैसे डायरेक्शन में टर्म बेस में वेक्टर्स की टर्म्स में कैसे याद रखेंगे। ईस्ट को हम क्या लेंगे, आई कैप, वेस्ट को हम क्या लेंगे, माइनस आई कैप, नॉर्थ को हम क्या लेंगे, जे कैप, और साउथ को हम क्या लेंगे, माइनस जे कैप। और अपवार्ड देखिए, अब अपवार्ड ऊपर की तरफ क्या लेंगे हम, के कैप, और इसी के डाउन में डाउनवर्ड की तरफ क्या लेंगे, माइनस के कैप। ठीक है, इस तरीके से हम इनको डायरेक्शंस को याद रखेंगे। और अब इसी पे हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि देखिए, तो यहाँ पे जैसे नॉर्थ और ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ये है, ईस्ट ये है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, अब हम इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, ये मैंने एंगल बनाया यहाँ पे, तो ये इसको ले लेते हैं यहाँ पे, और इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि हम इसको कैसे लिखेंगे, ई थीटा एन, ई थीटा एन, ई थीटा एन। इसको हम कैसे लिखेंगे कि ईस्ट से थीटा एंगल नॉर्थ की तरफ, ई थीटा एन। लिखने का मतलब क्या है कि ईस्ट से थीटा एंगल, यानी कि मैं इसको अगर ये मान लूँ ये 45 डिग्री है। ठीक है, ये 45 डिग्री मान लिया इसको। तो अब इसको मैं कैसे लूंगा, कैसे लिखूंगा इसको कि ई थीटा एन ईस्ट से
45 डिग्री नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से थीटा डिग्री यानी 45 डिग्री किसकी तरफ, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको लिखने का तरीका है, ये चीज याद रखनी है। या फिर हम इसको कैसे लिखेंगे और इसको कि थीटा नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसको उल्टा पढ़ो। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, देखो नॉर्थ से, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से नॉर्थ की, ईस्ट से ऐसे, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना एंगल, थीटा एंगल। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ईस्ट से उल्टा पढ़ दो, नॉर्थ ऑफ ईस्ट है ना, ईस्ट पहले ले लो, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जितना एंगल दे रखा है वो 45 डिग्री मान लिया। तो ये 45 डिग्री यानी कि ऐसे लिख सकते हैं 45 डिग्री एंड नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इस तरीके से अगर हमें कहीं पे लिखा मिलता है 45 डिग्री या थीटा डिग्री, थीटा एंगल नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो हमें किस तरीके से लेना है कि ईस्ट से, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ऐसे ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, इस तरीके से हमें इसको लेना है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं डायरेक्शन पे बेस्ड। ए पार्टिकल मूव्स 50 मीटर ड्यू नॉर्थ। ठीक है, ए पार्टिकल मूव्स 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, देन 40 मीटर ड्यू ईस्ट। पहले किस तरफ जाता है 50 मीटर, नॉर्थ की तरफ, फिर किस तरफ जाता है ईस्ट की तरफ, और फिर किस तरफ जाता है साउथ की तरफ। तो हमें क्या निकालना, फाइंड नेट डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे कैसे गया था। हमने सबसे पहले क्या बना ली, डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये फिक्स्ड है, इसको चेंज मत करना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब इसने क्या बोला, हम इसको अपने आप को कहाँ पे मानेंगे, सेंटर में। यहाँ पे मान लिया हमने सेंटर में। सेंटर में मानने के बाद हम कहते हैं कि भाई एक पार्टिकल है वो मूव करता है कितने मीटर, 50 मीटर, यहाँ से कितने, किसकी तरफ, नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ किस तरफ है, इस तरफ, तो ये आ गया 50 मीटर नॉर्थ की तरफ। देन के बाद 40 मीटर ईस्ट, ईस्ट किस तरफ है, इस तरफ, तो ये 40 मीटर इस तरफ गया। 40 मीटर इस तरफ आने के बाद ये कहता है कि देन 20 मीटर ड्यू साउथ। अब साउथ किस तरफ है, नीचे की तरफ, तो 20 मीटर नीचे आ गया। और यहाँ पे आके इसने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट निकालो। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है भाई, फाइनल और इनिशियल। अब फाइनल हमारी क्या है, यहाँ पे है, और इनिशियल क्या है, हम यहाँ से चले थे। तो ये क्या कहलाएगी, ये वाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी कौन सी है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में यही होगी। तो इसको सीधा मिला दो, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, और इस यही क्या कहलाएगी, हमारी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखिए, अब इसको बना लेते हैं। R1 क्या हमारी, नॉर्थ में जो गए थे हम, उसको हम कैसे लिखेंगे, 50 जे कैप। देखो हमारा जो वेक्टर पोजीशन ली थी हमने किस तरीके से ली थी, इस तरफ ईस्ट की तरफ हमने क्या माना था, आई कैप, और नॉर्थ की तरफ जे कैप, और ऊपर नीचे क्या था, के कैप। ठीक है, तो इसी तरीके से हम पहले किस तरफ गए हैं, R1 जे की डायरेक्शन में, यानी नॉर्थ की डायरेक्शन में, नॉर्थ की डायरेक्शन में 50 जे कैप। R2 फिर हम किस तरफ गए, R2 हमने कौन सी ली, 40 मीटर, किस तरफ, ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ यानी कि आई कैप 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर आई कैप चले, और फिर हम किस तरफ चले, माइनस जे कैप। अगर हम ऊपर जाते हैं तो प्लस में जे कैप, और वापस नीचे की तरफ आते हैं साउथ की तरफ तो माइनस। तब देखिए कितना आ गया, R3 20 माइनस जे कैप, साउथ की तरफ जा रहे थे, तो ये कितना आ गया, माइनस जे कैप। तो अब यहाँ से यहाँ तक माइनस जे कैप हो गया। अब इसको हम, इसकी जो है वो मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। R इज इक्वल टू जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी, R जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी, R1 ये वाली, R2 ये वाली, और R3 ये वाली। तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करने के बाद क्या देखोगे आप कि 50 प्लस 40 प्लस 20, लेकिन किस तरफ, माइनस के, 20 माइनस के। देखिए ये बोला गया ना, प्लस का जे है और माइनस का जे है, तो प्लस के 50 माइनस के 20 कितना हो गया, 30 प्लस के, तो ये क्या हो गया हमारा 30 जो है वो जे कैप बच गया प्लस के, और प्लस के 40। ठीक है, तो अब ये क्या आ गई हमारी डिस्प्लेसमेंट, ये जो पोजीशन है हमारी
ये क्या आ गई हमारी डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम ये कहें, ये तो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम किस तरीके से लिखते हैं, इसी तरीके से लिखते हैं 40 i कैप प्लस 30 j कैप। अब मैं अगर ये कहूँ कि भाई यहाँ से यहाँ तक हमें ये तो पता है कि भाई मुझे ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना कैसे है, 40 i कैप प्लस 30 j कैप। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि भाई यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है एक्चुअल में वो क्या है डिस्प्लेसमेंट की, वो क्या है डिस्प्लेसमेंट क्या है एक्चुअल में। अब हम उसको कैसे निकालेंगे, उसको निकालने का तरीका ये है कि भाई आर जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है, आर जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कैसे निकालोगे, रूट में दोनों पोजीशंस को यहाँ पे पुट कर दो और उसका स्क्वायर कर दो। तो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर निकाल दो। 40 का स्क्वायर 1600, 30 का स्क्वायर 900 और टोटल हो गया 2500 और रूट 2500 कितना हो जाएगा 50 मीटर। तो यहाँ से जहाँ से हमारे जो इनिशियल पोजीशन थी यहाँ से यहाँ तक जो हमारी डिस्टेंस आई वो टोटल जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है 50 मीटर एक्चुअल में। और अगर हम इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। और वहां पे अगर ये पूछ रखा है कि भाई इसका मैग्नीट्यूड क्या है तो हम 50 मीटर लिखेंगे वहां पर। मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट निकालने के ये दो तरीके हैं, इन दोनों को आप अच्छे से ध्यान में रखना है कि डिस्प्लेसमेंट अगर निकालनी है तो इस तरीके से, और उसका मैग्नीट्यूड निकाल के उसकी जो लेंथ बतानी है कि कितनी लेंथ हुई तो वो इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम इसकी अगर ये कहूँ कि मैं डायरेक्शन और निकाल लो, अब ये डायरेक्शन कैसे निकालोगे, देखिए आर वेक्टर जो अभी हमने डिस्टेंस ये डिस्प्लेसमेंट निकाली है इस पोजीशन से इस पोजीशन तक की जो निकाली थी ये किस तरीके से। अब इसी का अगर मैं ये कहूँ कि भाई इसने यहाँ से एक सेकेंड, ये देखिए अब मैं ये कहूँ कि इसमें जो ये एंगल बना ना ये एंगल और निकाल दो, ये एंगल कितना बना। देखो डिस्टेंस ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो निकाल दोगे इजी है, ठीक है, लेकिन एंगल अगर पूछ लिया तो वो कैसे निकालोगे। तो एंगल निकालने के लिए आप कैसे करोगे, कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हमारा डिस्प्लेसमेंट बना था और इसकी साइड से बना था ईस्ट की तरफ से, ये हमारा हो गया एंगल, एंगल थीटा। थीटा को हम कैसे लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स वाई वाई अपॉन में एक्स। ठीक है, अब देखिए वाई हमारा क्या था, वाई हमारा क्या था, वाई यानी कि ये वाली डायरेक्शन ये वाली, ठीक है, वाई यानी कि जे कैप वाला देखो हमारा इसके अंदर देखो जे कैप हमारा क्या है 30 यानी कि वाई 30 के क्या है हमारा वाई और एक्स क्या है हमारा 40। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा वाई अपॉन में एक्स 30 अपॉन में 40 tan इनवर्स 30 अपॉन में 40। और अगर मैं ये कहूँ कि डायरेक्शन के साथ में इसकी जो है पोजीशन और बताओ तो वो क्या हो जाएगी कोस इनवर्स 40 अपॉन में 50। ठीक है, इसका जो एंगल है इसकी डायरेक्शन और बता दो तो ये क्या हो जाएगी कोस इनवर्स 40 अपॉन में 50। 40 अपॉन में 50 कैसे, यहाँ पे ये क्या है 40 क्या है हमारा एक्स 40 क्या है हमारा एक्स और ये क्या है मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये क्या है हमारा मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से हम इसको निकाल देंगे और ये क्या आ गया कोस इनवर्स 40 अपॉन में 50, ये कैसी आ गई डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारी डायरेक्शन होगी 40 अपॉन में 50। अब अगर इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो tan इनवर्स ये 0 से 0 कैंसिल 3/4 इज इक्वल टू ये हो गया और कोस इनवर्स 4 अपॉन में 5, यहाँ से ये 0 से ये 0 कैंसिल होने के बाद ये 4/5 आ गया और थीटा जो है वो tan इनवर्स 3/4 कितना होता है 3/4 होता है हमारा 37 डिग्री। और अगर हम इसको भी चेक करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 4/5 भी हमारा क्या होता है 37 डिग्री। ठीक है, अब ये हमारा जो है एंगल आ गया, एंगल आ गया हमारा थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री यानी कि ये कितना है थीटा, थीटा कितना है 37 डिग्री। अब 37 डिग्री को मैं अब इसको लिखूंगा कैसे, लिखने का तरीका क्या है हमारा ई थीटा एन, ईस्ट से अभी बताया था मैंने ई थीटा एन को हम कैसे ये करते हैं इसको डिफाइन कि ई थीटा एन, तो थीटा हमारा क्या है 37 डिग्री
तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा E37N। अब इसको अगर हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, ईस्ट से 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे, E θN को हम कैसे पढ़ेंगे, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री, ईस्ट से, यहाँ पर देखिए ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना एंगल है, ये वाला 37 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो गया हमारा 37 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक और। ए पार्टिकल मूव्स 30 मीटर ड्यू नॉर्थ, देन 20 मीटर ड्यू ईस्ट, देन 20√2 मीटर ड्यू साउथ वेस्ट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए अब इसको फटाफट से सोल्व कर लेते हैं। कैसे निकालोगे, R1 पहले ये किस तरफ गया, इस पोजीशन से नॉर्थ की तरफ गया, कितना 30 मीटर, फिर कितना गया 20 मीटर, 20 मीटर जाने के बाद ये कितना और चला, साउथ वेस्ट की तरफ चला, साउथ वेस्ट मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो साउथ वेस्ट की तरफ चला है तो ये होगी हमारी, यहाँ पे अगर वो यहाँ पर है तो साउथ वेस्ट की तरफ चलेगा तो ये वाला चलेगा, ठीक है, इसी डायरेक्शन में चलेगा। तो ये कितना चला है 20√2। अब इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं, R1 कितना हमारा 30 जे कैप, R2 हमारा क्या है 20 आई कैप, और R3 हमारा क्या है, अगर 20√2 चला है तो ये बराबर बराबर चला है। वो कैसे चला है ये देखिए, यहाँ पर देख लेते हैं इसको, साउथ वेस्ट में चला है ना, तो अगर मैं यहाँ से मान लूँ तो ये बराबर बराबर चला है 40 डिग्री, 45 डिग्री इस तरफ और 45 डिग्री ये वाला एंगल, यानी हमने बराबर बराबर मान लिया और ये इस तरीके से चल रहा है साउथ वेस्ट में। अब इसके हम कंपोनेंट बना लेते हैं, 20√2 मीटर चला है तो इस तरफ अगर मैं ये कहूँ कि ये कंपोनेंट क्या आ गया 20√2 cos 45 डिग्री 45 डिग्री के बाद सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 20 मीटर, इससे 1/√2 हो जाएगा cos 45, cos 1/√2 और 1/√2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 20, और ये 20 मीटर इस तरफ आ गया, और ऐसे यहाँ पर क्या आ जाएगा 20√2 sin 45, ये कंपोनेंट में थोड़ा इस तरफ से, तो ये आ गया 20√2 sin 45 डिग्री इज इक्वल टू sin 45 डिग्री क्या होगा 1/√2, और 1/√2 से √2 ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा 20। तो दोनों तरफ क्या आ गया 20 मीटर इस तरफ 20 मीटर इस तरफ, तो ये क्या आ गया, दोनों में पोजीशन मिल गई 20। ये वाली पोजीशन कौन सी कहलाएगी माइनस जे कैप, और ये वाली कौन सी कहलाएगी माइनस आई कैप, क्योंकि आई कैप प्लस में तो इस तरफ है, माइनस इस तरफ होगी, और ऊपर जे कैप प्लस में है और नीचे क्या हो जाएगी माइनस जे कैप। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या लिखा R3 के लिए, R3 हमारी ये थी वैसे तो, लेकिन हमने जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सोल्व करके देख लिया कि हमारी क्या आएगी। तो हमने देख लिया कि भाई -20 आई कैप और -20 जे कैप हमारे क्या आ गई, पोजिशन वेक्टर आ गए इसके। अब हम इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल देते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे तो हम इसको ऐड कर देंगे, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इन तीनों को ऐड किया, जे कैप आई कैप माइनस जे कैप, ये दोनों माइनस के 20 है माइनस के जे कैप है, ठीक है। तो R जो हो गई वो हमारी कितनी आ गई टोटल में, इनको ऐड करने के बाद, इन तीनों को ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा 10 जे कैप। तो 10 जे कैप हमारी क्या आ गई डिस्प्लेसमेंट। तो एक तरह से वो 10 जे कैप अगर मैं ये कहूँ कि इस पे कहाँ से कहाँ तक होगी, देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 30, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आया वो कहीं यहाँ पर आया है, जहां पर ये यहाँ इस इनिशियल से यहाँ तक की 10 डिस्प्लेसमेंट को तय कर रहा है दूरी को एक तरीके से। तो यही हमारी क्या है 10 जे कैप नॉर्थ में, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो 10 मीटर, और 10 मीटर निकलने के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या गया मैंने 10 मीटर इन किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, फाइंड नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूव्स एज गिवन। फर्स्ट क्या है 5 मीटर ड्यू ईस्ट, 10 मीटर 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, थर्ड क्या है 20 मीटर 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो फर्स्ट को हमने सोल्व किया, फर्स्ट को क्या देखा 5 मीटर ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रहा है 5 मीटर, ये सिंपली गया और ये क्या आ गया 5 मीटर आई कैप, आई डायरेक्शन में जा रहा है, आई कैप हो गया 5 आई कैप। ऐसे ही सेकंड को देखते हैं हम, 10 मीटर 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट,
तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, वेस्ट से साउथ की तरफ, वेस्ट से साउथ की तरफ कितना 10 मीटर 37 डिग्री, ठीक है। तो अब वेस्ट किस तरफ होता है हमारा, ईस्ट ये होता है, वेस्ट ये होता है, नॉर्थ ये होता है और साउथ ये होता है। तो हमने क्या बोला, वेस्ट से साउथ की तरफ, ठीक है, कितना कितने डिग्री एंगल पर 37 डिग्री, 37 डिग्री ये हमने बना दिया। और कितना चला है यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर, ठीक है। अब इसको हमने कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया, कंपोनेंट में जब हमने रिजोल्व किया तो ये इस तरफ का कंपोनेंट क्या आ गया 10 साइन 37 डिग्री, और इस तरफ का कंपोनेंट क्या आ गया 10 कोस 37 डिग्री। दोनों को सोल्व किया, 10 साइन 37 डिग्री क्या आ गया 10 साइन 37 कितना होता है 3/5, 3/5, 5 मल्टीप्लाई 2, ये 2 पे गया, 2 इंटू 3 6 आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही 10 कोस, ये क्या है 10 कोस 37 डिग्री, 10 कोस 37 डिग्री को हमने देखा तो कैसे किया, 10 कोस 37 डिग्री क्या होगा 4/5, 4/5 होगा तो 5 से ये 10 कट जाएगा, ये कितने 2 पे गया, और 2 मल्टीप्लाई में 4 कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। तो हमारी जो पोजीशन आ गई, जो पोजीशन वेक्टर इसकी आई D2 की, वो क्या आ गई 10 मीटर के सेकंड पॉइंट के लिए कितनी आ गई D2 -8। देखो माइनस क्यों आया, ये इस तरफ है -8, ठीक है, इसके लिए आया ना ये, तो ये -8 आई, और ये कितना हो गया -6 J कैप, ठीक है। ये इस तरीके से ये आ गया सेकंड के लिए। अब थर्ड के लिए देखते हैं, थर्ड के लिए क्या आएगा, थर्ड के लिए देखो 20 मीटर 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, हम इसको कैसे पढ़ेंगे, साउथ से उल्टा पढ़ना स्टार्ट कर दो, साउथ से ईस्ट की तरफ, साउथ से ईस्ट की तरफ कितने डिग्री एंगल पर 53 डिग्री एंगल पर, कितने मीटर चला 20 मीटर चला, ठीक है। अब इसी को यहाँ पे इंप्लीमेंट करो, इस साउथ से ईस्ट की तरफ, साउथ का हमारा ये है, साउथ से ईस्ट की तरफ कितने डिग्री एंगल 53 डिग्री एंगल, ये हो गया, ठीक है। और कितने मीटर चला, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर चला। अब दोनों को हमने देख लिया, अब इसको हम दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर देंगे। ये कितना होगा 20 कोस 53 डिग्री, और ये कितना होगा 20 साइन 53 डिग्री। अब दोनों को सोल्व किया, साइन 53 डिग्री कितना हो गया 4/5, कोस 53 डिग्री कितना हो गया 3/5, 5 से 20 पे गया ये 4 आ गया, 4 मल्टीप्लाई 4 16 आ गया, और 5 से 20 कटा और फिर क्या आ गया 4 आ गया, 4 आने के बाद 4 मल्टीप्लाई 3 ये कितना आ गया 12 आ गया। तो हमारा D3 भी सोल्व हो गया। D3 सोल्व होने के बाद कितना आया 16, 16 किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में इस तरफ, ठीक है। तो ये कितना आया 16 आई कैप। अब 12, 12 किस तरफ आया था, ये वाला इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरफ आया तो कितना आया -12 J कैप, ठीक है। तो ये हमारा आ गया D3 के लिए। और अब हम इसको क्या करेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना, अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट होगा हमारा इन तीनों को जोड़ने के बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे निकालेंगे, ये जो D1 आया था इसका, इसका D2 आया था, इसका D3 आया था, तो D जो हमारा वो क्या है डिस्प्लेसमेंट, और D1 प्लस D2 प्लस D3 इन तीनों को जोड़ दो, क्या आ जाएगा हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट, वो अभी निकाल देते हैं। देखिए क्या D इज इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3, तीनों को ऐड करने के बाद क्या देखा कि 5 आई कैप -8 आई कैप -6 J कैप प्लस 16 आई कैप -12 J कैप, ये तो आया था फर्स्ट पॉइंट में, ये इतना आया था हमारा सेकंड में, और ये आया था हमारा थर्ड वाले में। तो तीनों को हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद हमारा क्या आया 13 आई कैप -18 J कैप, ये आ गया हमारा, ठीक है। तीनों को ऐड करने के बाद हमारा क्या आया, ये आ गया। अब ये आया तो हमने देखा कि भाई 13 आई कैप मतलब ईस्ट की तरफ, और -18 J कैप मतलब साउथ की तरफ, ठीक है। लेकिन माइनस का साइन है तो नीचे की तरफ आया है, ठीक है। तो E θS, तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये आ गया हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मैं ये कहूँ कि इसमें एंगल निकालो, तो एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट से साउथ की तरफ थीटा एंगल, ठीक है। तो थीटा एंगल कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स y अपॉन में x
y अपॉन में x, y हमारा कितना है 18 और x हमारा x, y की जगह पे ये वाला पुट कर दिया और x की जगह पे हमने 13 कितना आया एंगल, tan इनवर्स 18 अपॉन में 13। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा A monkey running in garden moves 30 meter to north, then it takes 90-degree right turn and moves 40 meter and finally climbs on a tree of height 50 meter. Find magnitude of displacement. क्या निकलना हमें? Magnitude of displacement। ठीक है, अब इसमें एक चीज चेंज हुई है। पहले क्या हो रहा था, सिर्फ x में जा रहा था, y में जा रहा था। अब की बार क्या आ गया, x में भी जा रहा है, y में भी जा रहा है और z में भी जा रहा है ऊपर, यानी कि वो पेड़ पे कहाँ पे चढ़ गया, 50 मीटर ऊपर चढ़ गया पेड़ पे। ठीक है, तो हमारे पास तीन जो है वो 3D डायमेंशन में मिल गया हमें। तो अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए R1 क्या है हमारा 30 जे कैप, पहले वो किस तरफ गया, जे कैप नॉर्थ डायरेक्शन में, फिर किस तरफ गया 40 मीटर आई कैप ईस्ट डायरेक्शन में, और फिर किस तरफ गया के कैप जेड डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर पेड़ पे चढ़ गया ना। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे नॉर्थ में गया, फिर ईस्ट में गया, और फिर यहाँ पे पेड़ था तो पेड़ पे ये ऊपर चढ़ गया, 50 मीटर ऊपर चला गया। ठीक है, अब हमने तीनों को ऐड किया, तीनों को ऐड करने के बाद क्या आया, R1 प्लस R2 प्लस R3, 30 जे कैप प्लस 40 आई कैप प्लस 50 के कैप। ये हमारी क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट। हमारी ये क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बोला इसने कि भाई इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैग्नीट्यूड निकाल दो इस डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट में आई ये जे कैप और ये के कैप और इसके जो मैग्नीट्यूड है पोजीशन वेक्टर है, इन्हीं को क्या कर दो, स्क्वायर में कर दो। 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, कितना आ गया टोटल 5000। इसका देखो 30,000 का हो गया 900 प्लस ये कितना हो गया 416 और ये हो गया 1600 और ये हो गया 2500, ये हो गया 2500 और प्लस ये दोनों हो गए, ये भी 2500 हो गए। तो ये टोटल हो गया 5000 और 5000 को अगर हम रूट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 50√2 मीटर। तो अब जो ये मैग्नीट्यूड आया इस डिस्प्लेसमेंट का, ये कैसे आया, ये इस तरीके से नहीं है कि ये इस पोजीशन पे नहीं है। देखो डिस्प्लेसमेंट जो हमने निकाला ना, वो इनिशियल पोजीशन तो हमारी ये थी, इनिशियल पोजीशन ये थी ना, इनिशियल पोजीशन से ये नहीं है हमारी, हमारी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जो बन रही ना वो ये नहीं बन रही, हमारी बन रही है फाइनल पोजीशन ये वाली। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर गया है 50 मीटर, तो फाइनल पोजीशन तो यहीं पर आकर रुका है। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन को आप मिला दो, ये क्या है हमारी 50√2 मीटर। ठीक है, इस पोजीशन से इस पोजीशन को मिलाया पेड़ के ऊपर। ठीक है, और ये हमारी क्या आ गई 50√2 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, इसका एक बार एंगल और चेक कर लेते हैं कि इसमें हमने देखा कि ईस्ट की तरफ जो हमारा ईस्ट की तरफ जो एंगल आया वो हमने क्या मान लिया, अल्फा एंगल। अल्फा एंगल को हम कैसे लिखेंगे, कोस इनवर्स एक्स अपॉन में आर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, कोस इनवर्स एक्स कितना था 40 और 50√2 क्या आया था, हमारा मैग्नीट्यूड आया था। ऐसे ही नॉर्थ की तरफ से जो हमारा एंगल बनेगा वो कितना आ गया, बीटा मान लेते हैं एंगल, और नॉर्थ की तरफ आया तो 90 डिग्री माइनस अल्फा, जो जितना बचेगा वो क्या रहेगा, कोस इनवर्स बाई अपॉन में आर का मैग्नीट्यूड। तो कितना आ गया हमारा कोस इनवर्स, y कितना था हमारा 30, आर का मैग्नीट्यूड कितना 50√2। ऐसे ही वर्टिकल एंगल हम कैसे निकालेंगे, गम्मा से रिप्रेजेंट करेंगे और कोस इनवर्स z अपॉन में आर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो कोस इनवर्स z कितना हमारा 50 और आर का मैग्नीट्यूड कितना हमारा 50√2 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका एंगल निकाल लेंगे। तीनों एंगल बता दिए हैं, ईस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ और वर्टिकल एंगल। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। A wheel of radius r is placed on a horizontal surface and its contact point on ground is P. If the wheel starts rolling without slipping and completes half revolution, then find out magnitude of
डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, तो अब देखिए हमने दो चक्के लिए, जैसे कि ये है एक व्हील है और ये व्हील है जो, ये इसकी जो इनिशियल पोजीशन है ये है पी, ये है क्यू। ठीक है, ये बीच में क्या है इसका डायमीटर ये वाला, और इसकी जो रेडियस है वो क्या है आर। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि इस चक्के को मैंने यहाँ से रोल करवा दिया और ये रोल होने के बाद ये यहाँ से यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, और ये यहाँ पे पहुंचने के बाद इसकी जो पोजीशन है ना वो कुछ इस तरीके से चेंज हो गई कि ये जो पी पॉइंट था ना ये तो चला गया ऊपर, और इनिशियल जो ये फाइनल है यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे ये इनिशियल पोजीशन क्यू की तो है इनिशियल पोजीशन ये वाली, और पी की जो इनिशियल पोजीशन है ये वाली। ठीक है, अब जब ये घूम के यहाँ पे आया तो पी की जो इनिशियल पोजीशन थी ये वाली, और फाइनल पोजीशन कौन सी होगी ये वाली। अब क्यू की जो इनिशियल पोजीशन थी ये वाली और फाइनल पोजीशन होगी ये वाली। ठीक है, अब ये इस तरीके से घूमा है। अब हमें निकालना क्या है, इसने हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट किया। देखिए कंप्लीट नहीं किया, पूरा नहीं घुमा है, ये सिर्फ हाफ रिवोल्यूशन किया है, यानी कि यहां से लेके यहां तक। ठीक है, अब ये पूछता है कि देन फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी। तो कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। अब इसने हाफ रिवोल्यूशन किया है तो हमें पता है कि भाई हाफ रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा, डिस्टेंस यहां से लेके इस पी पॉइंट से इसने कवर की पूरा ये वाला कर्व पूरा किया इसने, तो ये कितना होता है हमें तो पता है, 2 पाई आर पूरा होता है, 2 पाई आर/2 कितना हो गया पाई आर। तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस कवर की वो कितनी होगी पाई आर। ठीक है, वो कितनी होगी पाई आर। अब इसने बोला कि भाई जो इनिशियल पोजीशन था ना, जो ग्राउंड से टच था पी पॉइंट, इसके बाद में यहाँ पर ये आ गया फाइनल पोजीशन पर, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो कितना आया। तो हमें पता है कि कैसे निकालेंगे, ये तो होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट, इसका मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन हमारी क्या है ये वाली, ठीक है, और इनिशियल पोजीशन हमारी ये वाली। तो ये वाली डिस्टेंस अगर हम निकाल ले तो ये हमारी क्या हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस जो हम निकाल लेंगे इस पी से इस पी की। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हमें पता है हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला से आता है, ये तो है हमारा बेस, ये क्या है हमारी हाइट। हाइट कितनी होगी 2r, और बेस कितना हो गया पाई आर। ठीक है, बेस कितना हो गया पाई आर, रूट 2r का स्क्वायर प्लस पाई आर का स्क्वायर, दोनों रख दिए, इसको भी रख दिया और इसको भी रख दिया। ठीक है, दोनों का स्क्वायर किया, दोनों का स्क्वायर करने के बाद रूट में r बाहर आ गया, r√4 प्लस पाई स्क्वायर, तो ये क्या आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। आया समझ। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं एक और, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा, इसको हम करने के बाद आज का लेक्चर जो हम फिनिश कर देंगे। तो ये देख लेते हैं एक बार लास्ट क्वेश्चन। ए ड्रंकर्ड इज वॉकिंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड, एक जो ड्रंकर्ड है वो स्ट्रेट रोड पे चलता है, ही टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, followed by 5 steps forward and 3 steps backward, and so on. Each step is 1 meter and takes 1 second. There is a pit on the road 11 meters away from the starting point. The drunkard will fall into the pit after. इसने क्या बोला है कि भाई 5 स्टेप, देखो ये हमने इसको बना दिया इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ से वो चलता है इनिशियल पोजीशन से। ठीक है, और यहाँ पे बनाया हमने पिट, एक गड्ढा है। वो कहता है कि भाई एक ड्रंकर्ड जो ना, एक शराबी जो है वो 5 स्टेप्स आगे चलता है और 3 स्टेप्स बैक ले लेता है। ठीक है, 5 स्टेप्स आगे 3 स्टेप्स बैक, तो इसमें टोटल स्टेप्स कितने चले 2 स्टेप्स, और 2 स्टेप्स इसने बोल दिया कि भाई एक स्टेप्स जो है ना वो 1 मीटर का है, और उससे 11 मीटर आगे जो है ना वो पिट है, गड्ढा है, तो उसने कितनी देर में उस गड्ढे में वो गिर जाएगा। ठीक है,
और कितने मीटर वो कितनी देर में वो उसमें गड्ढे में गिर जाएगा, तो ये पूछा है। तो अब देखो किस तरीके से हम इसको वो लगाएंगे। तो 5 स्टेप्स आगे गया, 3 स्टेप्स पीछे गया, तो 2 स्टेप्स चले उसने टोटल, और 1 स्टेप्स 1 मीटर का है, तो उसने कितना टोटल मीटर कितने चले, 2 मीटर। ठीक है, अब वो यहाँ पर आ गया। अब वो फिर से 5 स्टेप्स चलता है और 3 स्टेप्स बैक ले लेता है, तो फिर से उसने 2 स्टेप्स चले, तो 2 स्टेप्स चलने के बाद फिर से वो 5 मीटर वो 5 स्टेप्स आगे चलता है और 3 स्टेप्स बैक ले लेता है। फिर से उसने 2 मीटर चला, और 2 मीटर चलने के बाद फिर वो यहाँ पर आ गया। अब वो जब 5 मीटर चलेगा तो क्या देखा कि ये 5 मीटर चलने के बाद ना वो पिट में गिर जाता है। 5 मीटर चलने के बाद ये मत माना कि ये यहाँ पर आके फिर से बैक ले लेगा। 5 मीटर वो चल दिया तो वो इसकी जो ग्रेविटी के टाइप में वो इसके अंदर गिर गया। ठीक है, ये मानना हमें, ये नहीं कि अब यहाँ से इस कोने से आप वापस ले जाओ। ठीक है, 5 मीटर उसने डिस्टेंस कवर की और वो वैसे भी लड़खड़ा रहा था, ड्रंकर्ड था ही, तो ये मान लो उसकी जो ग्रेविटी वो ऐसे ही गड्ढे की तरफ तो होगी, तो वो इसमें गिर गया। ठीक है, अब उसने पूछा कि द ड्रंकर्ड विल फॉल इनटू द पिट आफ्टर कितने सेकंड्स के बाद। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम डिस्टेंस कर लेते हैं इसको, देखो टोटल, तो ये 2 मीटर चला था पहले, फिर ये 2 मीटर, फिर ये 2 मीटर, और फिर लास्ट में कितना चला वो 5 मीटर, और इसके बाद वो गिर गया। तो ये दो दो दो, ये कितना हो गया 6 मीटर, और 6 + 5 11 मीटर, यानी कि ये तो हमारा हो गया कंप्लीट, जिसने जितना इसने बोला कि देयर इज ए पिट ऑन द रोड 11 मीटर अवे। ठीक है, इट्स स्टार्टिंग पॉइंट से। अब इसने पूछा कि कितना टाइम लगा। अब वो कहता है कि 2 मीटर चलने के लिए उसने टाइम कितना लिया भाई, एक स्टेप के लिए वो ले रहा था, यहाँ पे देखिए, ईच स्टेप इज 1 मीटर, ईच स्टेप इज 1 मीटर एंड टेक्स 1 सेकेंड। ठीक है, अब उसने यहां से लेके यहां तक का जो उसने टाइम लिया ना, वो कितना लिया, टाइम देखो कितना लिया भाई। यहां से चला 5 स्टेप्स, 5 स्टेप्स मतलब 5 सेकेंड, फिर 3 स्टेप्स बैक यानी कि 3 सेकेंड, 5 और 3 8 सेकेंड, तो टोटल इस 2 मीटर को ट्रेवल करने के लिए वो कितना टाइम ले रहा था, 8 सेकेंड का। तो ये यहाँ पे लिख दिया कि 2 मीटर को ट्रेवल करने के लिए वो कितना ले रहा था, 8 सेकेंड। ठीक है, ऐसे ही इसने कितनी बार 2 मीटर को ट्रेवल किया, 3 बार, तो 8 + 8 + 8। ठीक है, ऐसे ही इसने 8 8 8 सेकेंड को 3 बार ट्रेवल किया, लेकिन 2 ही मीटर चल पाया 8 सेकेंड में। अब यहाँ पर है वो, अब क्या कहता है कि भाई लास्ट में जो उसने 5 स्टेप्स लिए, यानी कि 5 सेकेंड लगी उसकी, तो 8 + 8 + 8 +5 सेकेंड, कितने हो गए 29 सेकेंड्स के बाद वो क्या हो जाएगा, इस गड्ढे के अंदर गिर जाता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन, और आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर कंप्लीट करते हैं। और अगर आपको लेक्चर जो है वो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एस्पायरेंट्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यहाँ पर आज। तो ये इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रख के, इस पर काफ़ी सारे लेक्चर्स ऐसे ही अवेलेबल होने वाले हैं। तो अगर आप अपना प्यार बरसाना चाहते हैं मुझ पर तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिए और चैनल को जरूर जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।